हेलो बच्चों, मैं डॉक्टर सुनीता नंदल आज आपके लिए हिंदी व्याकरण का टॉपिक लेकर आई हूँ उपसर्ग। पहले हम संधि कर चुके हैं। संधि सीखने के बाद उपसर्ग में कुछ नहीं बचता। जिसको संधि आ चुकी अच्छे से समझ में आ गई तो उपसर्ग अपने आप ही क्लियर हो जाता है। तो उपसर्ग क्या है? उपसर्ग दो शब्दों के योग से बना है। उप जमा में सर्ग। उप का अर्थ है सामने, पास, नज़दीक, समीप, और सर का अर्थ है रचना करना। रचना करना। उपसर्ग दो शब्दों के योग से बना है, उप और सर्ग। उप का अर्थ है सामने, समीप, और सर का अर्थ है रचना करना, यानी कि शब्द रचना करना। अब देखिए, सबसे पहले शब्द क्या है। वर्णों का जो सार्थक समूह है वो शब्द कहलाता है। वर्णों का समूह, केवल समूह नहीं, सार्थक समूह। वर्णों का सार्थक समूह शब्द कहलाता है। अब व्युत्पत्ति के आधार पर जो शब्द के हैं वो तीन भेद हैं: रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। ये अर्थ की दृष्टि से जो योग रूढ़ है ये अर्थ की दृष्टि से रूढ़ होते हैं। रचना की दृष्टि से जो रूढ़ है ये योग रूढ़ तो है जो अर्थ की दृष्टि से रूढ़ होता है। रचना की दृष्टि से यौगिक और योग रूढ़ दोनों समान होते हैं। यौगिक और योग रूढ़ ये रचना की दृष्टि से दोनों समान होते हैं। रूढ़ के हम कोई भी खंड, कोई भी टुकड़े नहीं कर सकते। जब हम शब्द रचना करते हैं तो रूढ़ के कोई भी खंड या टुकड़े नहीं कर सकते। अतः रचना में यौगिक ही केवल बाकी रह जाते हैं, यौगिक बाकी बच जाते हैं। क्योंकि मूलतः दो ही भेद माने गए हैं रूढ़ के। इसके शब्द के दो ही भेद माने गए हैं, रूढ़ और यौगिक माने गए, रूढ़ और यौगिक। योग रूढ़ क्या है? इनको अर्थ की दृष्टि से ये योग रूढ़ है जो अर्थ की दृष्टि से रूढ़ होता है। अब यौगिक शब्दों की जो रचना है वो तीन प्रकार से होती है। यौगिक शब्दों की रचना, जो यौगिक बचे हैं, यौगिक शब्दों की रचना तीन प्रकार से होती है। एक तो उपसर्ग से, दूसरा प्रत्यय से, और तीसरा समास से होती है। यौगिक की जो रचना है वो तीन प्रकार से होती है: उपसर्ग से, प्रत्यय से और समास से। समास हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। यौगिक जो शब्द हैं उनकी रचना तीन प्रकार से होती है: उपसर्ग से, प्रत्यय से और समास से। अब इसकी उपसर्ग की पहचान क्या है? उप का मतलब है सामने, सामने का मतलब है आगे। उपसर्ग आगे लगते हैं और प्रत्यय पीछे लगते हैं। इन दोनों में से कन्फ्यूजन ये होता है कि कौन सा आगे लगता है और कौन सा पीछे लगता है। इसलिए याद करने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि पै से प्रत्यय में पै आता है तो ये पीछे लगता है। एक चीज को याद रख लें, ये तो हमें पता है कि एक आगे लगता है एक पीछे लगता है, लेकिन पै को पहचान ले। पै से पीछे यानी कि प्रत्यय पीछे लगता है। बचा कौन सा? उपसर्ग। उपसर्ग कहाँ लगेगा? अपने आप ही आगे लगेगा। अब उपसर्ग होते क्या हैं कि वे शब्दांश, शब्द नहीं, शब्दांश, शब्द का एक हिस्सा जो किसी शब्द के आगे लग करके उसका अर्थ बदलते। वे शब्दांश जो किसी शब्द के आगे लग करके, पहले लग करके उसका अर्थ बदल देते हैं, उन्हें उपसर्ग कहते हैं। उपसर्ग कौन कौन से होते हैं ये देखिए। उपसर्ग आ, अभी, आने, आवे, आप, उप, आदि, अति, उन, उत, सम, सु, नी, निर, निस, दुर, दुस, प्र, प्रा, प्रति, परि। तो मोस्टली उपसर्ग का जो क्वेश्चन है वो इसी में से आ लेता है। और इसका एक ट्रिक है कि जो प्राय इस पर लागू होती है कि उपसर्ग में प्राय छोटी ई का प्रयोग होता है, बड़ी ई का प्रयोग नहीं होता। उपसर्ग में प्राय छोटी मात्रा का प्रयोग होता है। ये कहीं मात्रा का मान के चलो, उपसर्ग में छोटी मात्रा का प्रयोग होता है, यानी कि हर्ष मात्रा का प्रयोग होता है, इसमें बड़ी मात्रा का प्रयोग नहीं होता। तो अब देखते हैं कि उदाहरण के द्वारा उपसर्ग हल करके। पहला है अति। अति का मतलब जो सीमा से ज्यादा हो। अति का मतलब हद है, ज्यादा है, उल्लंघन करना है। अति से अति को जोड़कर बनाएंगे अतिरिक्त।
अति अत्यंत संधि में सीखा था, अति जमा अंत अत्यंत, अति जमा आचार अत्याचार अतिशय। तो ये अति से क्या बना, अतिरिक्त, अत्यंत, अत्याचार, अतिशय। नेक्स्ट है अधि। अधि का मीनिंग है श्रेष्ठ, अच्छा। अधिराज, अधिपति, अधिनायक, अध्यक्ष, अध्यात्म। यहाँ भी अधि आया, अधि जमा अक्ष, अधि जमा अध्यात्म, अधि आया इसमें। अनु, अनु का मतलब है पीछे या समान। अनुचर, अनुकरण, अनुसार। अप, अप का मतलब है हीन, बुरा या दूर हटना। अपयश, अपमान, अपशब्द, अपकार, अपवाद। अभि का अर्थ है चारों ओर। अभियान, अभिषेक, अभ्यागत, अभ्यागत में अभि जमा आगत, अभिमुख, तो इसमें आया है अभि। अगला अव, अव का मतलब हीन या नीच। अवनत, अवगत, अवमानना, अवमानना, अवगुण, अवनति, इन सब में क्या आया है, अव आया है। अगला है आ का मतलब है तक या समेत। आजीवन, आगमन, आजीवन, आगमन और आरक्षण। अगला है उत। उत का अर्थ होता है ऊंचा, श्रेष्ठ, ऊपर। उत्कृष्ट, उत्कर्ष, उत्तम, उत्तम भी इसी का उदाहरण है। और उत्पत्ति, उत्कर्ष, उत्पत्ति और तीसरा कौन सा था, उत्तम। अगला देखिए उद। उद का मतलब है ऊपर। उद का मतलब है ऊपर या उत्कृष्ट यानी कि अच्छा। इससे बनेगा उ से उद से उद्गम, उद्भव। उद्गम, उद्भव, कौन सा उपसर्ग है इसमें, उद। इसमें द स्वर रहित है यानी कि आधा है। अगला है उप। उप का अर्थ है निकट, समीप या गौण। उप का अर्थ है गौण या निकट, जैसे उपदेश, उपवन, उपमंत्री। अगला है दुर। दुर का मतलब है बुरा, कठिन। दुर्जन, दुर्गम, दुर्दशा। अगला दुस। बुरा, दुस का मतलब है बुरा। दुष्चरित्र, दुस्साहस, दुस्शासन, दुष्कर। निर। निर का अर्थ है बिना, बाहर यानी कि निषेध हो, जिसमें नेगेटिविटी हो। निरपराध, निर्जन, निराकार। निस का अर्थ है भीतर, पूरा यानी कि इसके विपरीत। निस्सार, निस्तार, निश्चल, निश्चल। नी का मतलब है निषेध, निवारण, हटाना। निपात, नियोग। परा का अर्थ है उल्टा या पीछे। पराजय, पराभव, परामर्श। परी का मतलब है चारों ओर यानी कि आसपास। परिजन, परिक्रम, परिकर्म, परिपूर्ण। प्र का मतलब है आगे या ज्यादा। प्रख्यात, प्रबल, प्रकृति, प्रख्यात। प्रबल, प्रकृति, प्रख्यात। इसमें क्या कौन सा उपसर्ग है, प्र। अगला है प्रति, जो मतलब मोस्ट इंपोर्टेंट है, वो टिके हुए हैं। प्रति का मतलब है उल्टा या सामने। प्रति का मतलब हर भी होता है। प्रत्येक, प्रति से प्रत्येक। प्रतिकूल, प्रत्यक्ष यानी प्रति जमा अक्ष, प्रत्यक्ष। वी का मतलब है विशेष यानी कि भिन्न। विदेश, विलाप, वियोग, व्यर्थ। व्यर्थ क्या होगा, वी जमा अर्थ, व्यर्थ। अगला सम का मतलब है उत्तम, अच्छा, साथ, पूरा हो चुका जो। संस्कार, समजमाकार, समजमागम, संगम, संतुष्ट, संन्यास। संन्यास में आप देखेंगे शुद्ध अशुद्ध में आता है संन्यास मोस्टली। ये होता है स अगर बिंदी लगा दी और न्यास लिख दिया, दोनों चीजें होती हैं इसमें। आधा न भी होता है और ऊपर अनुस्वार भी होता है। अगर एक चीज या संन्यास में बिंदी लगा दी, ये नहीं लगाया तो गलत हो जाएगा। अगला है सु का मतलब अच्छा या ज्यादा। सुजन, सुगम, सुपात्र और स्वागत। स्वागत में जैसे सु जमा आगत, ध्यान रखें यहाँ सु जमा आगत, स्वागत सौ जमा आगत नहीं होता। तो अब ये तो संस्कृत के शब्द थे जिनके उपसर्ग बनते हैं। अब हिंदी के शब्द देखिए, जैसे अ का मतलब अभाव, अटल, अथा। अन, अनमोल, अनबन, अनपढ़। कपूत, कचोट। कुचाल, कुचक्र, कुचैला। दुबला, दुधारू, दुलारा यानी कि प्यारा।
नी निगोड़ा, निडर, नी हत्था, जिसके हाथ में कुछ भी ना हो, यानी कोई हथियार ना हो। औ औगुण, औसर, औसान, भरे, भरपूर, भरपेट, भरसक, सुडोल, सुजान, सुफल, सुपुत्र, अध, अधपका, अधमरा, अधकचरा। उन गिनती आ जाएंगी इसमें 29, 39, 59, 69, पर, परलोक, परोपकार, परहित, बिन, बिन ब्याया, बिन पाए, बिन बादल, बिन खाए, यानी कि उसमें बिन जोड़ देंगे आगे। अगला कम, कमजोर, कम वक्त, कम अकल। खुश, ये आ जाते हैं जो दूसरी बार अरबी और फारसी के। खुश, खुश नसीब, खुश खबरी, खुश किस्मत, खुशबू। गैर, गैर हाजिर, गैर जिम्मेदार, गैर कानूनी, गैर मुल्क। बा, बाकायदा, बाअदब, बाइज्जत। बे, बेईमान, बेचारा, बेवकूफ। हम दम, हम सफ़र, हम उम्र। सर, सरपंच, सरताज, सरदार। अल, अलबत्ता, अलगरज। अध, अधःपतन, जिसमें भी सर्ग आई, अधःपतन, अधोलिखित, अधःपतन, अधोलिखित। तो ये थे। इसी तरह जो इसमें अंग्रेजी के भी उपसर्ग होते हैं, जैसे सब है, सब का सब जज है, सब कमेटी, सब इंस्पेक्टर। डिप्टी का डिप्टी कलेक्टर, डिप्टी रजिस्ट्रार, डिप्टी मिनिस्टर। वाइस का है वाइस राय, वाइस चांसलर, वाइस प्रेसिडेंट। जनरल का है जनरल मैनेजर, जनरल सेक्रेटरी। चीफ है चीफ मिनिस्टर, चीफ इंजीनियर, चीफ सेक्रेटरी। हेड है हेड मास्टर, हेड क्लर्क। इसी तरह उपसर्ग के समान भी प्रयुक्त होने वाले कुछ एक शब्द होते हैं, जैसे अंतः, अंतः का मतलब भीतरी, अंतःकरण, अंतःपुर। अ का भाव, अशोक, अकाल, अनीति। चिर, चिरंजीवी, चिरकुमार, चिरकाल, चिरायु। इसी तरह बहिर, पुनर, जैसे बहिर का मतलब बाहर। अंतः है जैसे अंदर का होता है, बहिर होता है बाहर। आपने हॉस्पिटल के बाहर लिखा देखा होगा ना, इसमें जो आउटडोर इंडोर होता है। जो बहिर है, बहिर्गमन, बहिर्जगत। पूरा, पूरा तत्व, पूरा वृत्त। सम, समकालीन, समदर्शी, समकोण, समकालिक। सह, सहकार, सहपाठी, सहयोगी, सहचर। तो ये उपसर्ग बड़े ही सरल भाषा में आसान तरीके से आपको कराए गए। उपसर्ग फिर बताती हूँ आपको कौन कौन से होते हैं। आ, अभी, अन, अवे, अप, उप, अधि, अति, उन, उत, सम, सु, नी, निर, निस, दुर, दुस, पर, प्रा, प्रति, परि। ये मोस्टली इनमें से ही आ लेते हैं जो इम्पोर्टेंट होते हैं। अतः एक ही रीडिंग में आपको उपसर्ग याद होंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।